दूरगामी सोच के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी के सही प्रबंधन और पानी की बचत के लिए पिछले साल द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना शुरू की थी। अब इस योजना के सार्थक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और पानी बचाने का जो लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया था उसका 95% लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये जानकारी हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान दी गई। बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को खास दिशा निर्देश भी दिए। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा में पानी की उपलब्धता व मांग के अंतर को कम करने के उद्देश्य से जल संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए शुरू की गई द्विवार्षिक जल संसाधन कार्य योजना 2023-2025 के अब धरातल पर सकारात्मक परिणाम दिखने लगे हैं। कार्य योजना के तहत दिसंबर 2023 तक 2,60,498 करोड़ लीटर पानी की बचत का लक्ष्य था, जिसका 95% यानी 2,48,702 करोड़ लीटर पानी की बचत के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। ये जानकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की बैठक के दौरान दी गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन गांव में भूजल स्तर सबसे अधिक नीचे चला गया है, उन गांव में भूजल रिचार्जिंग की योजनाएं पहले क्रियान्वित करें। इसी प्रकार जिन क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हाल ही में शुरू हुई है, उन क्षेत्रों में इस समस्या को सबसे पहले दूर करें। जल संरक्षण की मुहिम में लगे सभी संबंधित विभागों को एक साथ तालमेल बिठाकर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना चाहिए। मार्च 2024 तक पानी की बचत करने के निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए तेजी से कार्य करें। इससे पहले जब इस योजना को शुरू किया गया, पर्यावरण दिवस के रूप में 9 जून को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी बचाने को लेकर चिंता व्यक्त की थी। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने प्राकृतिक संसाधनों के संवर्धन की अपील नागरिकों से की थी। वैसे विचार ये किया था कि इस कार्यक्रम को हम 5 जून को करें। 5 जून को पर्यावरण दिवस था, किन्हीं कारणों से 5 जून नहीं, तो आज ही हम इसको पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून का एक रूप मान करके 9 जून को कर रहे हैं। तो इस ऐतिहासिक दिन पर जो विचार अभी तक बहुत समय से लगातार चल रहा है विभिन्न भागों में, और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, गए गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं
जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती, इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। विशेष तौर पर इसमें मैडम केशरियानंद अरोड़ा और हमारे देवेंद्र सिंह जी, जिन्होंने इसको लीड लिया है। बाकी सब विभागों ने भी अपने विभाग के हिसाब से काम किया है। इसमें हमारे तालाब अथॉरिटी के चेयरमैन, इसमें हमारे यूनिवर्सिटीज, इन सब लोगों ने भी उसमें काम किया है। बहुत से एनजीओज, बहुत से ऐसे लोग जो हमारी सरकार के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, उन लोगों ने भी अपने सुझाव दिए हैं, उसके हिसाब से भी हमने काम किया है। तो इस प्रकार का ये जो कार्यक्रम आज तय किया गया है, इसमें निश्चित रूप से उन सबको आगे चल करके लाभ होने वाला है जो पानी का ठीक से उपयोग करते हैं, जिनके लिए आज के इस कार्यक्रम में एक संदेश हम देना चाहते हैं। पानी का उपयोग सबसे ज्यादा कृषि के लिए होता है, जैसा बताया गया 86 से 90% अलग अलग उसके विषय आ रहे हैं। शायद बागवानी मिलाकर के 90-92% होगा, कृषि में 86% होगा। 8% पानी अलग है जिसका उपयोग हम पीने के लिए या उद्योग के लिए या दैनंदिन जीवन के लिए अन्य उपयोग भी होते हैं। तो उन सब उपयोग के लिए, और एक पानी का एक हिस्सा वायु में भी वाष्पीकरण के माध्यम से भी उसका उपयोग होता है। वाष्पीकरण जो होता है, पानी उसमें लगता है, ये भी कोई बेकार का ऐसा वो नहीं है कि भी उसके कारण से पानी हमारा चला गया तो नुकसान हो गया। वो भी एक महती आवश्यकता है जीवन के लिए। अगर ये मॉइस्चर ना हो वायुमंडल में तो हमारा शरीर जो है सूर्य की गर्मी से जल भुन सकता है। तो इन सब चीजों के लिए जो उपयोग हो रहा है, उसका एक सम्यक संतुलन बनाना, कहीं किसी कारण से कल को ऐसा संकट ना आ जाए कि पीने के पानी के लिए तरस जाए हम। सबसे पहली आवश्यकता पीने के पानी के मनुष्य को, और साथ ही अन्न की आवश्यकता है। तो अन्न भी जरूर चाहिए, पानी के बिना अन्न भी नहीं होगा। वाष्पीकरण जरूर चाहिए, नहीं तो शरीर की त्वचा वो जल जाएगी। और सामाजिक कामों में एक नागरिक के नाते जो हमारी आवश्यकताएं हैं दैनंदिन जीवन की, कपड़े भी धोने हैं, सफाई भी करनी है, हमको गाड़ी की सफाई भी करनी है, हमको फर्श भी धोना है, हमको सारी चीजों के लिए पानी चाहिए। उद्योग के लिए पानी चाहिए, उद्योग में पानी नहीं मिला तो हम उन चीजों से वंचित हो जाएंगे। तो इन सब चीजों के उपयोग के लिए हम जो ये कर रहे हैं। सीएम ने इस मौके पर ये भी बताया था कि हमारे पास कितना पानी है, कितनी आवश्यकता है और किस तरह से पानी की पूर्ति की जा सकती है। सीएम ने इस दौरान यही अपील लोगों से की कि पानी का प्रबंधन सही तरीके से करें, पानी की बचत करें, यही एकमात्र विकल्प है। सीएम ने इस मौके पर अपनी प्राथमिकता पीने के पानी की बताई, साथ ही किसानों से भी खास अपील की। का ध्यान करना है कि हमारे पास पानी है कितना। प्रेजेंटेशन में काफी कुछ बताया गया कि इतने करोड़ लीटर हमारे पास पानी है, हमारी आवश्यकता कितनी है, इतने करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। तो 14 लाख करोड़ लीटर की ये कमी बताई गई है। अब 14 लाख करोड़ लीटर की अगर कमी है तो इस कमी को कैसे पूरा करेंगे? पूरा करने के दो ही तरीके हैं, या तो हम इसका स्रोत बढ़ाएं, पानी की मात्रा बढ़ाएं। पानी कृत्रिम तौर पर नहीं बनाया जा सकता। कोई कहे कि हम पानी को
हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाकर के पानी की फैक्ट्रियां लगाने, पानी बढ़ना शुरू हो जाए, नियर टू इम्पॉसिबल। दूसरा रास्ता बचता है, पानी का उपयोग ठीक कम करें, और उसी के साथ तीसरा है उसका प्रबंधन ठीक करें। प्रबंधन में कहीं पानी ज्यादा उपयोग हो रहा है, कहीं पानी की कमी है। हमारे हरियाणा में देख लें कि खेती के लिए भी बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां सिंचाई के लिए एक बूंद पानी भी नहीं पहुंचा पाए थे कुछ साल पहले तक, और एक एरिया ऐसा है वाटर लॉगिंग के कारण से हमेशा खेत डूबे रहते हैं, वहां फसल इसलिए नहीं होती, पैदा भी होती है तो बाद में वर्षा में पानी वहां खड़ा हो जाएगा और उसके बाद फसल नष्ट हो जाएगी। तो इसका एक प्रबंधन ठीक हो। फिर उसी के साथ अगला विषय है कि उस पानी का उपयोग तो कम करें ही करें, उसको जैसे रिड्यूस द यूटिलिटी ऐसा कहा। दूसरा है उसको रिसाइकल करें। पानी उपयोग होने के बाद भी उसको रिसाइकल करके उसकी मात्रा को पुनः उपयोग किया जा सकता है, रीयूज। मानो ये 14 लाख करोड़ लीटर, इसको यदि यूज हुए पानी को अगर रिसाइकल करके उसमें कुछ कितना हो सकता है वो एक गति के हिसाब से हम आएंगे। कुछ चीजें तो करनी शुरू की है हमारे सभी डिपार्टमेंट्स ने, लेकिन इसकी गति को भी हमको बढ़ाना पड़ेगा ताकि इस ओर हम बढ़ेंगे तो जो 14 लाख करोड़ लीटर की जो हमारी आवश्यकता है उसको हम पूरा कर सकें। अब नए नए प्रयोग भी हम जो कर रहे हैं उसमें भी जैसे मेरा पानी मेरी विरासत, फसल का विविधीकरण, धान के बजाय दूसरी फसलें बुआई करें। मैं धन्यवाद देता हूं यहाँ के किसानों को जिन्होंने इस अपील पर काम करते हुए लगभग 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा एकड़ को विविधीकरण के कारण से धान के बजाय दूसरी फसलों पर वो आए हैं, तो उसका लाभ हुआ है। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस, डीएसआर, इसके ऊपर भी आए हैं। तो ऐसे ही अन्य सब फसलें जिसका पानी का उपयोग जहां कम होता है वो फसलें लेकर के आएंगे तो इसका निश्चित रूप से लाभ होगा। हरी खाद की बात बताई है, प्राकृतिक खेती की बात बताई है, इससे भी किसान बंधुओं को हमको अपील करनी पड़ेगी कि इस ओर आएंगे तो ये उपयोग हमारा जो 86% है उसको जितना कम हम कर पाएंगे उतना अन्य चीजों में उपयोग होगा। क्योंकि पीने की पानी जैसे मैंने बताया प्राथमिकता है और ये पीने की पानी की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। खास तौर पर हम दिल्ली के 3 तरफ हैं। दिल्ली के पानी की जब भी आवश्यकता बढ़ती है, भले जो उनका शेयर निश्चित है वो कम है, लेकिन अंतोगत्वा चाहे सुप्रीम कोर्ट कहेगा चाहे कोई भी कहेगा कि इनके पीने के पानी की आपूर्ति करो। आज भी हम 250 क्यूसेक पानी केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के कारण से अपने हिस्से में से उनको दे रहे हैं। कल को ये आवश्यकता मेरी गुरुग्राम की बढ़ने वाली है, ये फरीदाबाद की भी बढ़ने वाली है, ये आवश्यकता सोनीपत की भी बढ़ने वाली है, ये हमारे पंचकुला की भी बढ़ने वाली है। जहां जहां तेजी से यानी शहरीकरण हो रहा है उस हिसाब से इन शहरों की आवश्यकता बढ़ेगी तो पीने की आवश्यकता घटेगी नहीं, बढ़ेगी। उसमें हम कोई ऐसा विविधीकरण का कोई तरीका नहीं ढूंढ पाएंगे। अभी जितना पानी शरीर को चाहिए वो जाना ही चाहिए शरीर में। बाकी चीजों में हम इसका कुछ न कुछ प्रबंध हम कर सकते हैं। इसलिए खेती में जो पानी उपयोग होता है उसको कम करें। इसमें माइक्रो इरिगेशन जिसके ऊपर हमारा सिंचाई विभाग बहुत तेजी से काम कर रहा है, मेकाडा के नाते से हमने बजट की भी छूट दी है कि इसमें जो भी हमको सब्सिडी देनी है, जो भी प्रावधान करने हैं, लोगों को अवेयरनेस उनमें बढ़ानी है किसानों में। और नए बिजली कनेक्शन तो हमने जो बहुत गहराई में पानी में चले गए हैं उनको कंडीशन भी लगाई है कि जहां माइक्रो इरिगेशन का प्रोजेक्ट लगाएंगे वहीं बिजली का कनेक्शन हम देंगे। हमारा कोई इसमें दूसरा कोई लाभ होने वाला नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक तौर पर तो सरकार के ऊपर ज्यादा ही पड़ेगा, लेकिन पानी बचाना उसके पीछे यही एक उद्देश्य है। तो इसमें मिकाडा ने भी बहुत अच्छा काम किया है, चाहे खाले, पंप, चैनल, पंप हाउसों का रखरखाव, उसको सबको एक आधुनिकीकरण के तरीके से आवश्यकता के हिसाब से वो हम सब कर रहे हैं। और इसके करने से निश्चित रूप से पानी का जो रिसाव होता है, क्योंकि पानी जिस भी आवश्यकता के लिए जहां भेजना है वहां उतना ही जाए, रिसाव अगर होता है तो वो न किसान के उपयोग का है और न ही पानी की दृष्टि से
उसका कोई बचाव होगा, बल्कि उसका कोई ना कोई नुकसान ही होता है। तो इसके ऊपर भी बहुत से जो काम कर रहे हैं, चाहे वो ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई, सारे आंकड़े तो हमारे प्रेजेंटेशन में सब लोगों ने बताए ही हैं। तो उस नाते से इस पर हमको जो काम करना है वो हम सब काम कर रहे हैं। तालाबों का बहुत अच्छा काम हो रहा है, जैसे बताया गया, उसमें 18,000 तालाब हरियाणा के हैं। इन 18,000 में बहुत तालाब तो ओवरफ्लो रहते हैं बरसात के दिनों में, पोल्यूटेड हैं, बहुत तालाब ऐसे हैं सूखे पड़े रहते हैं। तो ऐसे इनका एक सम्यक संतुलन बैठा रहे, ताकि उस तालाब में भी जितना पानी है उसका रिचार्जिंग के लिए उपयोग आए, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जैसे परंपरागत तौर पर खेत काम आता था किसानों के, वो पानी काम आए। तब होगा जब वो पानी साफ रहेगा। सीएम मनोहर लाल की दूरगामी सोच का ही ये परिणाम है कि आने वाले संकट को सीएम मनोहर लाल ने पहले ही भांप लिया और पानी बचाने की मुहिम शुरू की, जिसका सार्थक परिणाम देखने को मिल रहा है। इसी दिशा में और प्रभावी काम किया जाए, इसके लिए एक बार फिर से सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देशित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंत्योदय की भावना के साथ लगातार काम कर रहे हैं, तो वहीं इसलिए प्रदेश के लोग मुख्यमंत्री मनोहर लाल से संतुष्ट भी नजर आते हैं, क्योंकि उनके काम करने की शैली ही ऐसी है। यही वजह है कि देश के शीर्ष नेता भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ करते नजर आते हैं। अब एक बार फिर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की। रिपोर्ट में देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनहित के काम करते रहते हैं। प्रदेश के नागरिकों को सीएम मनोहर लाल अपने परिवार के न सिर्फ सदस्य मानते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए दिन रात मेहनत भी करते हैं और जन संवाद जैसे कार्यक्रम कर लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। अब पीएम मोदी ने एक बार फिर हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ की। दरअसल पीएम मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के देश भर के लाभार्थियों से संवाद कर रहे थे। तो इसी बीच हरियाणा के लाभार्थियों से संवाद के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रशंसा की है। प्रधानमंत्री ने रोहतक के अजायब गांव के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उनसे पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना समेत केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में फीडबैक लिया। तो वहीं लाभार्थियों के जवाब के बीच पीएम ने सीएम मनोहर लाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम मनोहर लाल मजबूत व्यक्ति हैं और हर वक्त पात्र लाभार्थियों के हक के लिए काम करते हैं। राम राम प्रधानमंत्री जी। हे राम राम साहब। सर मेरे जैसे छोटे से आप क्या काम करते हैं, जरा अपने बारे में कुछ बताइए। सर मेरा नाम संदीप है, पिता का नाम बलवान है, गांव अजायब है, राज्य हरियाणा है। सर मैं खेती करता हूँ सर, किसान हूँ एक छोटा। हाँ। अच्छा संदीप जी, आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है क्या? मिल रहा है सर। मिल रहा है? मिल रहा है सर। केसीसी का भी होता है ना, बैंक खाते में जमा हो जाए और पता ही नहीं चले कि बैंक में जमा हुआ है नहीं हुआ है, कितना हुआ क्या हुआ। क्योंकि अभी मुझे एक गांव से पता चला, जब मुझे किसी ने, हमारे गवर्नर साहब ने उनको पूछा कि भाई आपको ये मोदी पैसा मिलता है क्या? तो गांव के लोगों ने कहा, वो 2-4 परिवार ने, नहीं भैया हमें तो नहीं मिलता है। तो हमारे गवर्नर साहब बड़े जमीनी व्यक्ति है, तो उन्होंने उनको कहा बैंक की बुक ले आइए। तो बैंक की बुक लाए, उनको दिखाया, देखिए ये पैसा कहां से जमा हुआ है। तो बोले ये तो मालूम नहीं, अंदर जमा हो जाता है। तो कब से लोगों को पता ही नहीं होता है कि मेरे खाते में पैसा आ गया है। तो आपको तो पता है ना? यस सर, मुझे पता है सर, हमारे फोन में मैसेज आ जाता है। और गांव के किसानों को भी पता है कि पैसा आता है, कहां से आता है? बिल्कुल पता है सर। संदीप जी, आपके पास राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड है, राशन लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती है? नहीं सर।
हमें अभी समय पर नहीं राशन मिल आती? पाता है, नहीं आती समय सर। पर मिल जाता है? बिल्कुल समय पे मिलता है। पुराने जमाने में बोर्ड लगा देते थे कि आज माल खत्म हो गया और फिर चोरी हो जाता, वो सब बंद हो गया है। वो बिल्कुल बंद हो गया सर, बिल्कुल। इसके हमारे खट्टर जी बड़े मजबूत आदमी हैं, ये सब करते रहते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, करिए सर। अच्छा हरियाणा में संदीप बिल, जी, हाँ जी सर। अभी जो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई, तो क्या हाँ जी, आपने लोगों ने उससे जोड़ने का प्रयास किया क्या? आपके बिल्कुल गांव में उसका स्वागत कैसे हुआ? बिल्कुल प्रयास किया जी। हमारे गांव में आई है, जब ढोल नगाड़ों के साथ मोटरसाइकिल बाइकों पे आगे आगे लेकर आए सर इसको। बता दें कि हरियाणा में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा जोरों शोरों से चल रही है। प्रदेश के लोगों में यात्रा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। मोदी मनोहर की गारंटी वाली गाड़ी का लोग पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत कर रहे हैं और देश को विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ भी ले रहे हैं। करीब एक हफ्ते पहले सीएम मनोहर लाल ने भी प्रदेश के लाभार्थियों से संवाद किया था। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि इस कार्यक्रम का मकसद साफ है, अंतिम व्यक्तियों का उदय, यानी विकास के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक भी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है और पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाया भी जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संवाद कार्यक्रम के दौरान बताया कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है और हर वर्ग के लोगों को इस यात्रा का लाभ मिल रहा है। आज इस अवसर पर ये जो विकास यात्रा, जिसको हम कह सकते हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी, ये जो मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव में पहुंच रही है, हमारे बीच में आ रही है और हम सब बड़ी संख्या में वहां उपस्थित होकर के और इस कार्यक्रम को सफल कर रहे हैं। मैं आप सब महानुभावों का बहुत ही एक प्रकार से अभिनंदन ये करता हूं। हमारे इन कार्यक्रमों में सब प्रकार के लोग आ रहे हैं, युवा भी आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, किसान आ रहे हैं, गरीब मजदूर, ये सब उसमें आते हैं और अपनी अपनी तरह की जो योजनाएं हैं उसका वो लाभ उठाते हैं। मुझे पता है कि जो सबसे पहले दिन 30 नवंबर को जब यात्रा शुरू हुई तो फरीदाबाद में फतेहपुर बिलोच गांव के अंदर जो इस कार्यक्रम को मैंने शुभारंभ करवाया था, तो उस समय एक ऐसा सरकारी योजनाओं को लाभ लेने वाले जो लोग थे ये बड़ी संख्या में आए, लेकिन लगता था कि 25 जनवरी तक पता नहीं लोग कम होंगे ज्यादा होंगे, एक संशय मन में था। लेकिन आज 38 दिन पूरे होने के बाद और ये जो कार्यक्रमों का मैंने देखा है, यानी अभी तक लगभग इस समय हमारे जो 35 लाख लोग इन कार्यक्रमों में भाग ले चुके हैं और इन 35 लाख लोगों में भी 29 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वयं संकल्प लिया है, शपथ ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आ रहे हैं और अपनी इन योजनाओं का जो लाभ उठा रहे हैं, तो इससे प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार का कार्यक्रम शुरू किया, उनके विजन, उनकी सोच, इसका पता लगता है कि किस प्रकार और गांव में सारे देश भर में नीचे तक के लोग यहाँ उपस्थित होंगे और सब सरकारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हैं अथवा प्रदेश की योजनाएं हैं, उनका वो लाभ उठा सकेंगे। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी की सोच का ये हमको दिख रहा है। हरियाणा में अब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा में 47 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार लोगों की न सिर्फ भावनाओं का सम्मान कर रही है, बल्कि उनकी समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। लोगों को केंद्र व हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ उन्हें योजनाओं का लाभ लेने के तरीके भी बताए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान लाखों लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी दिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा विकास की तरफ लगातार अग्रसर है और विकास होता जा रहा है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक का विकास किस तरीके से हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए केवल इतना ही। आप बने रहे हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।